हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय बढ़िया एकदम। सौरभ, आज थोड़े एक गंभीर विषय पर पुलियाबाजी करते हैं। बाई टू में हमें बहुत एक अच्छा सवाल आया है हमारे एक लिसनर से, प्रतीक अधाऊ से। उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट अफर्मेटिव एक्शंस इन इंडिया, और हाउ इज इट हेल्पिंग टू इम्प्रूव द सोसाइटी। तो उन्होंने बोला इस पर चर्चा करो तो मजा आएगा। तो इस पर ही हाँ चर्चा करते हैं सौरभ। बहुत ही गहरा विषय है और इसमें बहुत सारे लेयर्स है समझने के लिए। हाँ, मतलब ये हम कर सकते हैं, हफ्ते भर तक चला सकते हैं इस पे। हफ्ते भर पर, और उसके बाद भी मुझे नहीं लगता हम लोग कोई अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छे टॉपिक तो वही होते हैं जिनका कोई निष्कर्ष नहीं होता। हाँ, वो है पुलियाबाजी के लिए पुलियाबाजी। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट। वैसे ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि शायद हमें कोई गेस्ट को भी लेके आना चाहिए किसी एक हम्म। वक्त, और उसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि हम लोग इस एपिसोड में थोड़ा फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस डिस्कस कर सकते हैं कि क्या है अफर्मेटिव एक्शन, किस तरीके के होते हैं, और किस तरीके से समानता लाने में कोई सक्षम है या नहीं, उस तरीके की डिस्कशन कर सकते हैं। और भारत की जो स्थिति है उसके बारे में शायद हम एक गेस्ट को लेकर आएंगे और तब बात कर सकते हैं और गहरी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने सब, जो हमारे ऑब्वियसली श्रोता हैं वो थोड़े एकदम इवॉल्व्ड है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान में तो लोग सिर्फ रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की। तो हाँ। इन्होंने अफर्मेटिव एक्शन मतलब कि सकारात्मक प्रक्रिया बोल लीजिए या जो भी, राइट, कि क्या हम्म। सकारात्मक प्रक्रिया हो हम्म। जिससे जिससे समानता आए। तो हम्म। रिजर्वेशन एक तरीका है अफर्मेटिव एक्शन का, लेकिन हम्म। हिंदुस्तान में तो हम आरक्षण ही की बात करते हैं। क्योंकि और ये अफर्मेटिव एक्शन वर्ड ज्यादा अमेरिका से पॉपुलर हुआ है, क्योंकि वहां पे उन्होंने रिजर्वेशन नहीं करते हैं, वहां पे और चीजें कोशिश करते हैं करने की वो लोग, राइट। तो हम हम्म। लोगों के यहाँ पे लेकिन क्योंकि शुरू में अंबेडकर ने आरक्षण से चालू किया था तो वहीं पे बात खत्म हो गई है, आगे लोग बढ़े ही नहीं है उसके। बिल्कुल। तो इसी पे थोड़ी डेफिनिशनल चर्चा करते हैं, परिभाषा के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं सौरभ। कि हम्म। पहले तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, हम लोग किस तरीके से देखें, फिर देखते हैं उसकी एक परिभाषा देते हैं, और फिर देखते हैं उसके लिए कोई बेहतर शब्द है क्या। ये सकारात्मक विभेद पढ़ा मैंने हम्म। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पर बहुत ही मतलब डिक्शनरी वाला शब्द लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसा मैं मेरे को समझ में आता है, आपको मालूम है कि आपके सोसाइटी में ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी हम्म। वजह से सोसाइटी के अलग अलग लोग जो हैं उनको बराबर मौके नहीं मिलते, या हम्म। मौके मिलते भी हैं तो उनका वो उतना एक तरह से फायदा नहीं उठा सकते। तो हम्म। आप कोशिश करते हैं अलग अलग स्तर पर कि कैसे आप वंचित जो आपके लोग रह गए हैं सोसाइटी में, आप हम्म। उनको किस तरह से आगे आने में मदद कर सकते हैं। ये एफर्मेटिव एक्शन है मेरे हिसाब से, अगर सीधा सीधा देखा जाए। ये शायद कवर करता है सब कुछ, या कुछ और भी है तुमको लगता है? हाँ, इसके हाँ, कुछ हद तक तो जैसे हम देखें, एक हिस्सा ये है कि अफर्मेटिव एक्शन का एक उद्देश्य तो ये है कि जो मतलब पिछले दशकों में या पिछले कई सदियों से जो मतलब ज्यादती हो रही थी, हम्म। उसको आप किसी तरीके से ओवरकम करना चाहते हैं। तो ठीक। वो एक उद्देश्य है ना। तो हम्म। आप भारत में हम कास्ट की तरीके से सकते हैं वो। तो हम्म। वो जो जाति हुई हाँ, उसे और या आप कह रहे हैं अमेरिका कि में हमें वो रंग भेद इक्वलाइज। के हिसाब से देखते हैं हाँ, जैसा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो वहां पे, लेकिन सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो जो लोग वंचित हैं वो सदियों वाली बात नहीं है। उसमें हो सकता है कि आज आप अनफॉर्चुनेट सरकमस्टेंसेस में पड़ गए हैं, जैसे अगर आप बहुत गरीब हैं या आप गांव से आते हैं, हम्म। या फिर आई मीन सबसे बड़ा भेदभाव तो सोसाइटी में जो है वो लड़के और लड़कियों के बीच में है। तो हम्म। आप अगर अपने यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ठीक करना चाहते हैं तो इस तरह से काफी कुछ है। तो मैंने देखा एटलीस्ट जैसे यूएस में जब वो लोग बात करते हैं तो रंग भेद वाली चीज ऑब्वियसली वहां पे ब्लैक लोगों के साथ में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई पिछले सदियों में, लेकिन आज जब वो अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं तो वो सब तरह के लोगों को उसमें शामिल यूजली करना चाहते हैं। पर हम्म। हिंदुस्तान में ज्यादा कास्ट बेस्ड ही है।
हाँ, लेकिन उसका फिर जो तर्क देते हैं वो लोग इसी तरीके से देते हैं कि जैसे अब आपने कहा कि हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जेंडर के बेसिस पर अफर्मेटिव एक्शन हो, तो उसमें भी यही कहते हैं कि सदियों से देयर इज अ डोमिनेशन ऑफ हाँ मेन ओवर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशंस, तो उसको बराबर करना है किसी तरीके से। तो ठीक। एक इस तरीके से मतलब शायद वो एक हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन भी चाहिए ना, अभी आपको कुछ हाँ कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चेंज भी करना है तो। तो एक एक इसमें एक और भी चीज बात करते हैं। तो जब भी अफर्मेटिव एक्शन या आरक्षण की बात होती है तो हमेशा दूसरी तरफ बात होती है कि भाई फिर मेरिट की जो है गड़बड़ हो रही है। हम्म हम्म तो एक मेरिट वर्ड भी हिंदुस्तान में तो पॉपुलर है काफी, हम्म हम्म और काफी पॉजिटिव वर्ड है। और ये वर्ड मतलब पॉपुलर किया था अर्ली 50s में, बुक आई थी मेरिटो पर। द तो राइज वो ऑफ मेरिटोक्रेसी, राइज ऑफ माइकल मेरिटोक्रेसी, तो वो पहली बार उन्होंने, क्योंकि आई थिंक आईक्यू टेस्ट वगैरह बड़े पॉपुलर हुए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने सोचा था कि ऐसा कैसा भविष्य होगा जहां सबका आईक्यू टेस्ट ले लेंगे, फिर देखेंगे ये लोग ज्यादा होशियार हैं, इन लोगों को अच्छी पोजीशन पे डाल दो, तो किसी की जान पहचान और ये सब नहीं चलेगा, सब सिर्फ टेस्टिंग की जाएगी, उसके हिसाब से लोग ऊपर जाएंगे। हम्म तो ये मेरिटोक्रेसी उनके हिसाब से थी। लेकिन ये बुक जो थी वो व्यंग थी, लोग उसका, हाँ लोगों ने सिर्फ कवर पढ़ के वो नाम बड़ा पॉजिटिव हो गया, वो बुक में तो मेरिटोक्रेसी का उन्होंने मजाक उड़ाया था। हम्म अभी ये हम्म बड़ा पॉजिटिव वर्ड है। हम्म तो बुक में तो वो समझाते हैं कि भाई हम सोचेंगे, हम ऐसे शुरू करेंगे, ये सोचने में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो लोग आगे गए फिर उनके बच्चे ही जो हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, और जैसा हम देखते भी हैं अभी। तो हम्म शुरुआत वो कहते हैं कि कभी भी आप इस तरह से करते हैं, लेकिन फाइनली जिसको बोलते हैं एक एलीट बन जाता है सोसाइटी में, और वो एलीट के पास में हमेशा एक एडवांटेजेस रहती ही हैं सोसाइटी में, और हम्म वो जो है आपको मिलती रहती हैं। नहीं, उस किताब का मुख्य व्यंग ये था सौरभ कि आज आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिजर्व करते हैं और आपको हम्म नहीं मिला, तो आपके पास कई कारण रहते हैं। आप बोलते हैं यार वो पक्षपात हुआ, या हम्म। फिर पैसा नहीं था मेरे पास जिसको हाँ, पैसा मेरे मिला, पास तो पहुंच नहीं थी। आपको, हाँ, हाँ आपको जस्टिफिकेशन के लिए कोई ना कोई कारण रहता है जिससे आप एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं कारण को। आप नहीं वो भी बोलेंगे कि मैं खुद जिम्मेदार था इसके लिए। लेकिन हम्म। उन्होंने ये कहा था कि आप मानिए अगर मेरिटोक्रेसी एकदम उसी तरीके से हो जैसे कि मार्क्स से वगैरह हो, तो जिस बंदे को फाइनली किसी भी चीज में वो जो असली तरीके से पिछड़ा रह गया उस हम्म सोसाइटी में, उसे एक्चुअली रियलाइज होगा कि मैं सही में एकदम निकम्मा हूं और मैं किसी हम्म। और को ब्लेम नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, वो तो भी। वो कह रहे थे कि क्या हाँ, और परिणाम होगा उसके ऊपर। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक ओवरऑल वो थिंकिंग भी काफी चेंज हो गई है। कोई भी ऐसा कोई एक सिंगल स्कोर तो नहीं होता जिसपे आप किसी इंसान को आंक सकते हैं ना, हम्म कि हम्म आपने बोल दिया ये आदमी अच्छा है और ये आदमी बुरा है, और या तुम किसी काम के नहीं हो। अरे किस चीज में किसी काम के नहीं हो सकता है, इस चीज में हम काम के कम हैं और इस चीज में काम के हम्म ज्यादा हैं। तो हम्म ये एक नंबर से तो, और वो थिंकिंग काफी बदली है, लेकिन वो वर्ड इतना पॉपुलर हो गया है कि हम्म वो मेरे ख्याल से सोच तो सोसाइटी से नहीं गई है। तो एक ये मैं इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि बात भले आरक्षण की हो, लेकिन उसके साथ में दूसरी बात भी करनी पड़ेगी कि लोग सोचते हैं कि मेरिटोक्रेसी एक गोल्डन स्टैंडर्ड है, हाँ और हम उससे हम जो है उससे अगर हम डिविएट कर रहे हैं तो क्या होगा। हाँ, नहीं उसके ऊपर आएंगे, चर्चा करेंगे सौरभ, मेरिटोक्रेसी पर भी। पर पहले तो अफर्मेटिव एक्शन पर ही आ जाता है। तो हम लोगों ने हम्म देखा कि किन लोगों को अफर्मेटिव एक्शन शायद जरूरी है। एक हम्म कौन है सब्जेक्ट्स जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं अफर्मेटिव एक्शन चाहिए। दूसरा बात है उसका उद्देश्य क्या है ना। तो आपने बोला कि एक जैसे बराबरी लानी है मौके की, अवसर की, है ना। तो इसमें हम्म भी दो कॉन्सेप्ट होता है। एक बराबरी अवसर की लानी है या बराबरी परिणामों की लानी है। जैसे हम्म। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। आउटकम। तो वो भी अलग है। तो जैसे अगर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन, शिक्षा में आप
बराबरी लाना चाहते हैं। तो आपने कह दिया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप बोल रहे हैं कि अवसर सब लोगों को ठीक होना चाहिए जब वो शायद जॉब ढूंढ रहे हैं वगैरह। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग रिजर्वेशन देंगे आपको प्रमोशंस में भी, आपको जॉब में भी, तो वो शायद इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की ओर जा रहा है। आप परिणाम बिल्कुल। आप बराबर करना चाहते हैं। तो इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है। बहुत लोग कहते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी होनी चाहिए, क्यों आपको परिणाम क्यों बराबर करने हैं? अब एक कहीं किसी पॉइंट पे जाके तो आपकी जो खुद क्षमता है उसके ऊपर डिटरमिन होना चाहिए ना कि आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी, आई थिंक हिंदुस्तान में खासकर और मेरे ख्याल से बाकी जगहों पे भी ये डिस्कशन होगा, हमेशा ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी और आउटकम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। खासकर जैसे सरकारी नौकरियों में एक पावर शेयरिंग वाला भी चीज है कि भाई जो भी इस तरीके की जॉब्स मिलती हैं खासकर सरकार के अंदर, या फिर जो हम रिजर्वेशन देते हैं सीटों का लेजिस्लेचर्स वगैरह में, वहां पे भी एक तरीके का एफर्मेटिव एक्शन है कि इंश्योर करने के लिए कि इतने कैंडिडेट, या अभी महिला रिजर्वेशन की बात चल रही है, हुआ नहीं है, कि इतने कैंडिडेट इस पर्टिकुलर ग्रुप से आएंगे ही आएंगे, ये समुदाय से आएंगे। तो वो एक पावर शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है। तो मेरे ख्याल से ये हमेशा एक इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपके क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी थोड़ी ग्रुप्स में बटी हुई है, तो आपके ग्रुप के कितने लोग पावर में है, इससे आपके ग्रुप का सोसाइटी में स्टेटस में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये भी एक एंगल है। शायद वेस्टर्न सोसाइटीज में ये चीज कम होगी, लेकिन जैसे कुछ और देश हैं जो अफ्रीका में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, जहां पर वो उस ट्राइबल लॉयल्टीज या ग्रुप्स के हिसाब से सरकार में पावर शेयरिंग करते हैं। इस सौरभ, मैंने इसके बारे में जहां तक सोचा है, जहां तक बात होती है प्रतिनिधित्व की, उसके लिए मुझे लगता है आरक्षण में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जैसे अगर आप बात कह रहे हैं कि भारत में आप चाहते हैं कि 50% औरतें होनी चाहिए लोकसभा में और 50% मर्द होने चाहिए, तो मुझे लगता है वो तो ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ही है प्रतिनिधित्व जो सिस्टम है। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हो जाती है जब आप ये रिजर्वेशन या आरक्षण लाना चाहते हैं किसी और चीज के लिए। जैसे आपको कोई काम करना है, आप इंडस्ट्री बना रहे हैं, और आप उस इंडस्ट्री में अगर आप आरक्षण लेके आए, क्योंकि उस इंडस्ट्री का मुख्य उद्देश्य प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका उद्देश्य होगा वो काम ठीक से करना जिसके लिए जो इंडस्ट्री बनी है। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो ऐसा होता नहीं। अब जैसे हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में तो है रिजर्वेशन, अब लेकिन जुडिशरी में नहीं है, और इसकी काफी बार आलोचना होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बिल्कुल भी डाइवर्सिटी नहीं है। औरतें तो बहुत ही कम है, वो एक बात है, वो तो खैर रिजर्वेशन हो जाएगा तो भी शायद कम ही रहेंगी, लेकिन कास्ट वाइज डाइवर्सिटी भी बिल्कुल ही कम है। तो वो लोग सोचते नहीं है उस तरह से, जबकि वो काफी, जिसको कहना चाहिए, फंडामेंटल पॉलिसी लेवल जजमेंट्स देते हैं सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पंचायत भी करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये केस के मेरिट क्या है और उस पर आप बताएंगे। और इन जनरल जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, ये एक सोसाइटी में आपको पावर मिलती है। इवन सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूं जहां लगेगा कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बैंक के मैनेजर किस कास्ट के हैं उससे आप ये डिटरमिन कर सकते हो कि किस कम्युनिटीज को ज्यादा लोन मिल रहे हैं। तो पर अब ऐसा प्रैक्टिकली तो होता है ना हमारी सोसाइटी में, भले ही थियोरेटिकली नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि जुडिशियरी में रिजर्वेशन होगा तो भी औरतें नहीं होंगी? नहीं, मैंने कहा मैंने कहा अगर रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होगा तो, अगर ऑब्वियसली जेंडर बेस्ड होगा तो औरतें आएंगी। मैं कह रहा था अगर एनीवे कास्ट बेस्ड कर भी दिया तो, क्योंकि आलोचना यूजुअली जेंडर की नहीं हुई है, कास्ट की ज्यादा होती है, क्योंकि एनीवे हिंदुस्तान में औरतों के लिए कम लोग बोलते हैं, और कास्ट बेस्ड लोगों का ज्यादा एक्टिविज्म है। तो उसी पे सौरभ आप देखेंगे और तुम इनफैक्ट देखोगे कि हमेशा कंपटीशन भी चलता रहता है। इतनी छोटी सी चीजें हैं तो सबसे ज्यादा ये जो रिजर्वेशन है जेंडर वाला, उसका ऑपोजिशन कास्ट वाले करते हैं काफी, कि आप ऐसा करके, क्योंकि वो कहते हैं या तो जेंडर में भी कास्ट वाला करो,
हाँ। अदरवाइज वो बोलते हैं कि ये शायद तरीका है कास्ट को, मतलब हमारी सोसाइटी की शायद रियलिटी कास्ट है, तो वो कहते हैं कि अगर ये एक बड़ी रियलिटी है तो पहले हम उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद में जेंडर वेंडर बाद में आएगा। पर ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से जेंडर भी इशू है, तो इसीलिए ये ऐसी चीज है जिसपे बड़ा मुश्किल है, मतलब आप हर तरह से देख सकते हो। आप बोल सकते हो कि आई मीन अमीर गरीब का प्रॉब्लम नहीं है क्या इंडिया में, वो भी है। शहर और गांव का प्रॉब्लम नहीं है क्या इंडिया में, वो भी है। तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, अभी मुझे पता नहीं इनका सोल्यूशन क्या है, पर हाँ। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो इस पर आते हैं, उससे पहले सौरभ एक और चर्चा कर लेते हैं, आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन में जो अंतर है उसमें। क्या हर तरीके का आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन होता है? बिल्कुल नहीं, है कैसे? ना। तो वो तो हम मल्टीपल एग्जांपल दे सकते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी में बड़ा हुआ, और वो बड़ी रिमोट एरिया की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे दो तरीके के बेनिफिट्स थे। वो मैं ले नहीं पाया, मेरे को अगर मौका मिलता तो मैं ले ही लेता शायद। पर जैसे यूनिवर्सिटी में स्टाफ कोटा था कि भाई आपके पेरेंट्स अगर पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में तो बच्चों के लिए कोटा था अलग से, तो आप स्टाफ कोटे में एडमिट, तो वो भी तो एक रिजर्वेशन हुआ, है ना। लेकिन वो रिजर्वेशन एफर्मेटिव एक्शन के लिए नहीं था। वो रिजर्वेशन क्यों था? ताकि इतने जंगल में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहां पढ़ाने कौन आएगा, तो मतलब आप जो है एक यूनिवर्सिटी के पास में आप सैलरी तो बराबर ही दे सकते हो सर, जो यूजीसी ने डिसाइड कर दिया ये सैलरी है। लेकिन आप एज ए यूनिवर्सिटी अगर अच्छे स्टाफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप बोल सकते हो भाई आपके बच्चों को हम यूनिवर्सिटी में कोटा दे देते हैं, तो एक तरीके का पर्क हो गया जॉब का। तो ये यूनिवर्सिटीज करती हैं तो एक पर्क देने के लिए कि भाई एक बेनिफिट दे दिया तो हम ज्यादा अच्छा स्टाफ अट्रैक्ट कर सके। अब इसको हम एफर्मेटिव एक्शन तो नहीं बोलेंगे, है ना, किसी भी तरह से एफर्मेटिव एक्शन नहीं है। हम तो वहाँ की सोसाइटी के एलिट ही थे भाई, यूनिवर्सिटी स्टाफ के बच्चे हैं, तो उसमें उनको क्यों कोई हेल्प की तो जरूरत नहीं है। हमारे पास तो उल्टा ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि पता है भाई यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। दूसरा वो रूरल एरिया में थी, तो उसके लिए हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुझे एटलीस्ट याद है जो आरईसी का एग्जाम था, वहां पे कुछ ऐसा 2.5% या कुछ जो भी आपके मार्क्स आए होंगे उसको 2.5% का एक्स्ट्रा वेटेज था रूरल एरिया से होने के लिए। वो एक अलग तरीके का, वो रिजर्वेशन नहीं है, अलग तरीके का एक्शन है। लेकिन आरईसीज में इन जनरल रिजर्वेशन रहता है ना हर स्टेट्स के लिए। तुम तो आरईसी से हो, तुम बताओ ना। हाँ हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि जो आपने पहला उदाहरण दिया वह शायद एक आरक्षण का उदाहरण था जो कि अफर्मेटिव एक्शन नहीं है, लेकिन जो दूसरा आपने बोला वो उदाहरण था अफर्मेटिव एक्शन का जो कि आरक्षण नहीं है। आरक्षण नहीं है, बिल्कुल। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। अब मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो जैसे एनआईटी में स्टेट कोटा रहता है, और स्टेट कोटा था हम लोगों के यहाँ पर कि मैं गोवा से आता हूँ, तो हम लोगों के लिए कुछ कुछ सीट्स रिजर्व थे हर एनआईटी में। और वो इसलिए था क्योंकि एक्सचेंज होता है, जैसे हर एनआईटी में 50% सीट रिजर्व होती है जिस स्टेट में एनआईटी है उसके लिए, और बाकी 50% बांट दिए जाते हैं, और वो एक्सचेंज होता है। जैसे महाराष्ट्र के एनआईटी में ज्यादा सीट्स दिए हैं कर्नाटका को, तो कर्नाटका भी महाराष्ट्र को ज्यादा सीट्स देता है, ऐसा अरेंजमेंट है। तो ये भी एक एग्जांपल है जहां पर कि आरक्षण है, लेकिन उस आरक्षण को आप अफर्मेटिव एक्शन नहीं कह सकते, ये एक एक्सचेंज के तहत किया हुआ अरेंजमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा वंचित लोगों को करने के उद्देश्य से इसमें कोई भी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आरक्षण बहुत रीजन से किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा। लेकिन हिंदुस्तान में आरक्षण जो है वो जिसको कहना चाहिए पर्यायवाची है अफर्मेटिव एक्शन का जनरली। हाँ, और आरक्षण इसीलिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है, मतलब एक रिलीजन की तरीके से बन गया है ना, तो या तो लोग उसके एकदम विरुद्ध हैं और वो नहीं समझ पाते कि आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन के बियॉन्ड भी होता है, और हम सब लोग भी शायद उससे हेल्प हुए। और दूसरी ओर लोग आरक्षण से इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि सब लोग आरक्षण चाहते हैं किसी न किसी तरीके। आपने देखा होगा 2019 में सरकार ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया था कि 10% आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होगी। पर अभी तो वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है मामला, क्योंकि कोविड हो गया था, लेकिन वो भी एक चीज है जहां पर आरक्षण लाया जा रहा है। हाँ हाँ, और उसका फिर से मतलब जो है, तो हमेशा आरक्षण में क्योंकि आप एक ही बोल रहे हैं कि भाई एक एक जो केक है उसके ज्यादा टुकड़े कर रहे हैं हम,
तो लोग हमेशा जिसके पास जो जिसका अभी एग्जिस्टिंग टुकड़ा है वो हल्ला मचाएगा कि भाई तुम और टुकड़े करोगे तो मेरा टुकड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये जितने भी नए आरक्षण हैं उनका ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग लोग, इसके लिए सरकार वैसे हमेशा ये करती है कि यूजुअली जैसे एनआईटी जैसे आईआईटीज वगैरह में रिजर्वेशन जब ऐड किया गया था तो उन्होंने सीटें बढ़ा करके ऐड किया था। तो परसेंटेज टर्म्स में भले ही वो हो गया था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बाकी सब लोगों के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए कम नहीं हुई थी। तो ये भी एक कोशिश की जाती है, क्योंकि हमेशा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका परसेंटेज कितना है, लेकिन ये फाइनली लोग हमेशा इसी में परसेंटेज में लोग ज्यादा लड़ाई करते हैं, ज्यादा देखने की कि भाई हमको मिल क्या रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो ये तो समझ गए हम लोग आरक्षण और अफर्मेटिव एक्शन में अंतर। अब सौरभ उद्देश्य पे आ जाते हैं। हम लोगों ने एक उद्देश्य तो डिस्कस किया कि असमानता को थोड़ा कैसे समतल कर दिया जाए, वो एक कारण होता है। लेकिन आप थोड़ा और मैक्रो देखें तो और भी उद्देश्य हो सकते हैं इन सब पॉलिसीज के। एक आपको जैसे कास्ट के बारे में आपका फाइनली मकसद क्या होना चाहिए कि कास्ट एक फैक्टर नहीं रहना चाहिए, है ना। आप ये चाहेंगे कि कास्ट हम लोग अनाहिलेट कर दे, जैसा कि अंबेडकर ने कहा था, है ना। तो उस घराशाही कर दे, मतलब वो रहे ही ना कॉन्सेप्ट। निस्त पर नाबूद। हाँ, निस्त नाबूद, भटिया मेट कर दे। लेकिन उसके लिए अगर आप उस उद्देश्य से देखें तो आरक्षण उस उद्देश्य को मीट नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोगों का जो पिछले 70 साल का अनुभव है वो ये रहा है कि आरक्षण की वजह से और लोग अपनी कास्ट आइडेंटिटी अफर्म करना चाहते हैं, और लोग कहना चाहते हैं कि यार मेरे को भी रिजर्वेशन दो। और शुरू में तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो सनसेट क्लॉज रखा गया था रिजर्वेशन के लिए एनीवे, कि भाई 10 साल में वो हमेशा रिन्यू होता रहता है, लेकिन आई थिंक शुरू में अंबेडकर भी इसी उसमें थे कि आरक्षण जो है करने चाहिए ताकि तब तक सोसाइटी बराबर हो जाए। पर प्रणय, मैं ये नहीं मानता, मतलब क्या हमको ऐसा लगता है कि 2000 साल का जो इंस्टीट्यूशन है वो 50-100 साल में खत्म हो जाएगा क्या? तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है ये भी शायद गलत है। और अगर हमारी सोसाइटी की रियलिटी कास्ट है तो वो क्यों नहीं, आई मीन एक ये भी चीज है ना कि आपके आंखें बंद कर लो, तो आंखें बंद करके अगर हम सोचें कि नहीं नहीं हम कास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे तो कास्ट है नहीं, पर कास्ट तो है। और जब अगर है हाँ। ही तो आप उसको माने और उस रियलिटी के हिसाब से अपनी सोसाइटी चलाए ना। नहीं नहीं, वो तो है। बात तो होनी चाहिए, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग सरकार की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, अगर हम लोग 1947 में जाए और कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो आइडिया यही था ना कि हम लोग आज का जो समाज है उसमें अगर जो डिविजन्स है वैसे ही सोचते रहे तो बात नहीं बनेगी ना, हम लोग वहीं रह जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों को आगे की सोचना है, किस तरीके का समाज हम चाहते हैं और उस तरीके से हमें आज लॉस करने। तो उस तरीके से आप देखें तो शायद हमें देखना पड़ेगा ना, हमें फाइनली उद्देश्य क्या है इस पॉलिसी का। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं ये तो मैं मानता हूँ। और मुझे एक और ये चीज भी लगती है कि शायद, और हम लोगों ने शायद जब भी आप ये सोचेंगे कि मुझे चीजें बांटनी वगैरह हैं, और अगर आप जैसे हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट हिंदुस्तान में ये 3 चीजें हैं कि या तो अपॉर्चुनिटी, और जिसको बोलना चाहिए थोड़ी हिस्सेदारी की बात है हिंदुस्तान में, और हिस्सेदारी जैसे पावर की हिस्सेदारी, और जो तीसरी चीज है कि एक जस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और इन तीनों चीजों में हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लड़ाई होती है ऑब्वियसली पावर शेयरिंग की। और सारा का सारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पावर शेयरिंग पे रह जाता है। उससे पूरी सोसाइटी का तो कोई खास भला नहीं होता है, क्योंकि आपको हमेशा बस लगता है कि मैं एज ए कम्युनिटी में शायद सब गरीब ही हों, लेकिन अगर मेरा एक नुमाइंदा वहां पहुंच गया तो बस मेरी आवाज रखी जा रही है। लेकिन उससे क्या मेरा पूरा तबका ऊपर आ रहा है? और जैसा कि हमारे श्रोता ने यही सवाल पूछा ना कि हमारी पॉलिसी से क्या फर्क क्या पड़ रहा है, और वो तो हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में देखा है कि नुमाइंदगी से सिर्फ जो फाइनली जो ये लोग नुमाइंदे बनते हैं ना, उन्हीं लोगों के फायदे होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है। और ठीक है, कहीं कहीं पे वो ये भी ध्यान रखते हैं वहां पे कि आवाज उठाते हैं कि कोई आपके राइट्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बेसिक राइट्स पे ही चीज रह जाती है। फाइनली तो हम चाहते हैं ना कि देश का दलित भी एलिट होना चाहिए, जैसा चंद्रभान प्रसाद जी ने पिछली बार आके यही बोला ना
कि फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ये थोड़ी है कि दलित लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दलित लोग भी सोसाइटी की एलिट में आए, ये एक सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। और फाइनली हम सोचे भी ना कि ये दलित है या नहीं है, बिल्कुल। ये तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। पर उसकी वजह से मुझे लगता है कि फिर जो पॉलिसीज हम कर रहे हैं, ये तो मैं मानता हूं कि ये जो तीनों चीजों में मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है, जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बाकी चीजें कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और उस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं सौरभ, एक सॉल्यूशन के तौर पर एक हम लोगों ने सुझाव दिया था कि अब आरक्षण का मुद्दा जो है भारत में, वो सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया कास्ट से जुड़ा हुआ है बहुत क्लोजली, और हम लोग और किसी तरीके की अफर्मेटिव एक्शन की बात ही नहीं करते, और लोगों के लिए अफर्मेटिव एक्शन की भी बात नहीं करते, क्योंकि जैसे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में तो आपने अल्पसंख्यक जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको तो एकदम एक्सक्लूड ही कर दिया है क्योंकि वो कास्ट में नहीं आते। तो हालांकि वहां पे भी कास्ट है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं है, ठीक है। हाँ, तो और उसके लिए काफी लड़ाई चलती है, और उनके लिए कुछ अलग भी किया है, जैसे कि लेकिन उनके लिए हमारे एटलीस्ट एजुकेशन साइड में उन कम्युनिटीज को स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलाने की, हाँ, तो एक मुझे लगता है ऐसा कॉम्प्रोमाइज टाइप है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो चीज या हिंदू लोगों को ऐसा अलग से राइट नहीं है कि आप स्पेशल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को राइट है रिजर्वेशन में। लेकिन जो बाकी रिलीजन्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं। तो ये हाँ एक है, बिल्कुल। लेकिन पावर शेयरिंग में नहीं है ये चीज, क्योंकि वो ये सारे मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट इतने मिले जुले हैं ना कि लोग ठीक से डिस्कस भी नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीजें मिल जाती हैं, सारे रिजर्वेशन आपस में, पर ये अलग अलग टाइप के रिजर्वेशन है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो अलग अलग टाइप के एफर्मेटिव एक्शन है वो भारत में ये दोनों ही मुख्य प्रकार से है, एक कोटा या आरक्षण, और दूसरा जो ये है कि जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं इन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए, उनको ज्यादा आजादी है, उनको स्टेट से थोड़ा फ्रीडम है, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज है। ये दो तरीके के हम कह सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन ही है, अलग अलग पहलू है। तो अब सौरभ, हाँ, सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। हम लोगों ने, आपने बात की हैंडीकैप, गोल्फ में जैसे हैंडीकैप होता है, उसमें आइडिया ये रहता है अगर सोचिए आप बहुत अच्छे गोल्फ प्लेयर हैं और मैं बहुत बुरा गोल्फ प्लेयर हूँ, और अगर हम दोनों हमेशा खेलने लगे तो आप ही जीतेंगे हमेशा, तो क्या मजा रह जाएगा। तो उसमें एक हैंडीकैप मिलता है, तो मैं एक हायर स्कोर से शुरू करूंगा। गोल्फ में तो उल्टा रहता है, खैर, लेकिन मैं हायर स्कोर पे शुरू करूंगा, जिससे कि जब हम दोनों खेले मैच थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाए, और फिर हम लोग या फिर अगर जिन्होंने गोल्फ वॉल्फ नहीं देखा तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप भागने में थोड़ा धीरे हैं तो आप बोल सकते हैं तू थोड़ा 50 मीटर आगे चल के शुरू कर, मैं तेरे पीछे से शुरू करूंगा। हाँ। या हम लोग क्रिकेट में खेलते थे ना सौरभ, वही छोटा बच्चा खेल रहा है बड़े टीम में तो उनको 2 बैटिंग दे देते थे। हाँ, एक बार आउट हो गया तो कोई बात नहीं, या फिर तेरे को 2 टिप में बॉल भेज देंगे ताकि तू आसानी से बैटिंग कर सके। हाँ, तो वो हैंडीकैप होता है ना। तो उसको जोड़ते हुए हम लोगों ने एक आर्टिकल लिखा था, हम लोग लिंक भी करेंगे। तो क्यों ना हम लोग एक अलग तरीके का अफर्मेटिव एक्शन सोचे, जिसमें कोटा की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सब सीटें सबको ओपन है, लेकिन आपकी जो सिलेक्शन है वो 2 स्कोर के तहत होगी। एक स्कोर है जो सिर्फ आपकी इफेक्टिवनेस जज करेगा कि आप ये काम समझ लीजिए आप बैंक मैनेजर की पोस्ट पर, तो आप ये काम करने में सक्षम है कि नहीं, वो टेस्ट करेगा वो स्कोर, और वो टेस्ट सबके लिए सेम है, समान है, सबके लिए कट ऑफ भी सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ये एक स्कोर होगा आपका। दूसरा स्कोर होगा जो आपकी ये समानता या बराबरी लाने के लिए स्कोर तैयार किया जाएगा। उसमें आप ना सिर्फ कास्ट बल्कि बाकी चीजें भी ला सकते हैं, जैसे कि आप स्कोर दे सकते हैं अगर आपके माता पिता का शिक्षा स्तर क्या था, अगर आपके, क्योंकि हम लोगों ने देखा इसका भी एविडेंस है, आपके माता पिता का शिक्षा स्तर बुरा है तो आपके लाइफ आउटकम्स भी बहुत अलग होते हैं। तो
वो एक हो सकता है, या फिर आप हाँ ग्रामीण इलाके, दूर दराज के इलाके में हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई से गांव में हैं, तो आपको शायद उसका फायदा मिल सकता है, या फिर जेंडर के बेसिस पे ना। तो ये सब चीजें एक अलग स्कोर में आप कंबाइन करेंगे, जिसे हम आप सोशल इक्विटी स्कोर कह सकते हैं। ठीक है, फाइनली जो आपका रिजल्ट होगा, ये इन दोनों स्कोर, सोशल इक्विटी स्कोर और इफेक्टिव स्कोर को कंबाइन करके आपकी एक रैंकिंग होगी, और उस रैंकिंग के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, आपने कोटा नहीं डिफाइन किया, और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें स्टेट्स अलग अलग तरीके से ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कैसे डिफाइन करना चाहते हैं क्या इनइक्विटी है। तो कुछ स्टेट्स कह सकते हैं कि हाँ हमारे लिए ग्रामीण लोगों को सहूलियत देना ज्यादा जरूरी है, कुछ लोग कह सकते हैं हमारे लिए शायद जेंडर इक्वालिटी ज्यादा जरूरी है। तो इस अगर ये टाइप का सिस्टम हो, तो वो भी होगा कि हम लोग कास्ट बेस्ड जो हम आरक्षण चाहते हैं, वो बाउंड्रीज थोड़ी कम हो जाएंगी शायद, क्योंकि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस सॉल्यूशन के बारे में? और ये वैसे योगेंद्र यादव ने भी 2006 में कुछ मिलता जुलता सॉल्यूशन प्रपोज किया था इस पर, तो आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, ये आई मीन ये मैं काफी टाइम से सुन रहा हूँ, और मेरे ख्याल से जिसको बोलना चाहिए ये बहुत ही आई मीन थ्योरेटिकली बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और मैंने जब पहली बार योगेंद्र यादव के मुंह से भी सुना था 15-20 साल पहले, तो मेरे को लगा था कि जिसको बोलना चाहिए ना कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऐसा सोल्यूशन निकाल के लेकर आएगा। उस समय योगेंद्र यादव प्रोफेसर ही थे। फिर तुमने भी ये चीज कुछ साल पहले बोली थी, तो मुझे उसकी याद आई। मैंने कहा हाँ, ये मतलब ये सोल्यूशन थ्योरेटिकली बहुत अच्छा है, और मेरे हिसाब से ये होगा आज। पर आज होगा कि नहीं, मैं बता दूं इसमें खामी क्या है। ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन इसमें सिंप्लिसिटी नहीं है। एक आरक्षण में एक अच्छी चीज जो है कि वो मेरे ख्याल से इफेक्टिव कम है, पर सिंपल बहुत है, सबको समझ में आता है। ये वाले अक्सर जो लोग वंचित होते हैं सोसाइटी में, उनको ये लगता है कि तुम ये कॉम्प्लिकेटेड चीज बना के ना उसके बाद मेरे को बनाओगे, तुम उसमें ऐसी मैथमेटिक्स घुसाओगे, क्या कहते हैं इस चीज में, कि उसके बाद में मेरे को समझ ही में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। तो जैसे पहले मेरे साथ में ब्याज को लेकर के जो अनपढ़ लोग होते थे, साहूकार लोग, उनको चीट करते रहते थे क्योंकि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ में आता था। तो अब तुम सोशल इक्विटी के लिए ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाओगे जो कि मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, कि मैं इस चीज का हकदार हूं कि नहीं हूं। तो ये एक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है। हाँ सौरभ, वो तो प्रॉब्लम है इस सॉल्यूशन में। पर एक तरीके से आप ये भी देखिए कि जब आरक्षण आया था, तब आपके पास कोई भी डेटा नहीं था, लोगों को के पास कोई भी पेपर नहीं थे, कुछ भी नहीं था ना। तो सिर्फ एक मार्कर जो था आपके पास, वो था कास्ट, क्योंकि जाति कभी नहीं जाती तब तो था ही। तो लोग शायद वो एक डिटर्मिनर था जिससे आप काफी कुछ पता लगा सकते थे और लोगों को बेनिफिट्स दे सकते थे। लेकिन वो वास्तविकता थोड़ी बदल गई है ना। अब तो सबके पास शायद मतलब आधार तो सरकार ने किया है, या फिर और भी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको शायद ये जो पैरामीटर्स हैं वो और आप अच्छे तरीके से डिटरमिन कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे प्रणय, मैं बोलूंगा कि इनकम अभी भी बहुत, खासकर जितने जो ज्यादा गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये दिखाना कि मेरे पास पैसे नहीं है। इनफैक्ट जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनके पास में अक्सर अपने एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं होता। तो उनको ये दिखाना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं दूर दराज के इलाके से हूं या नहीं हूं, और आज भी ये दिक्कत है। तो ये मुझे तो एक जो कास्ट बेस्ड वाला जो चीजें थे, कभी हमेशा ये नहीं होता कि सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। काफी स्टडीज हैं इंडिया में जिनमें ये समझ में आता है कि कास्ट का इन सब पैरामीटर से अगर बहुत अच्छा कोरिलेशन है, तो फिर आप बोलोगे कि अगर 70-80% भी कोरिलेशन है तो वो सिंपल है ना। नहीं, पर उसका सौरभ वही ना, उसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ये हो रहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से कास्ट आइडेंटिटीज तो और स्ट्रेंथन हो रही है। वो मैं मानता हूँ, ये एक खामी है उस सिस्टम की।
ना ही उनकी स्ट्रांग हो रही है, जिनको मिलता है, जिनको नहीं मिल रहा है वो उनकी भी स्ट्रांग होती है कि उनको जो एक कभी ईर्ष्या होती है और कभी गुस्सा भी आता है कि मुझे नहीं मिल रहा है, दूसरे को कुछ मिल रहा है लेवल पे, राइट? तो ये ओवरऑल बिल्कुल कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रांग। लेकिन ऐसा कभी मैं एक दूसरी चीज भी सोचता हूँ कि कास्ट आइडेंटिटी स्ट्रांग हो रही है या फिर कास्ट के बारे में सिर्फ लोग बोल ज्यादा रहे हैं। आइडेंटिटी तो शायद पहले भी उतनी स्ट्रांग थी और अभी भी उतनी स्ट्रांग है। इस चीज का हमारे पास क्या प्रूफ है कि अगर लोग इसके बारे में बोल ज्यादा रहे हैं, क्योंकि लोगों में या तो उसको मिलने के लिए बोल रहे हैं या उनमें रोष है तो बोल रहे हैं, लेकिन जो सर एक चुपचाप से कास्ट आइडेंटिटी थी ही हमारी सोसाइटी में। और मुझे लगता है कास्ट आइडेंटिटी का तो एक ही हमारे पास पैरामीटर है, आप देख सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज कितनी हो रही है कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्टिव नंबर है और वो नंबर तो बढ़ रहा है बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उल्टा हो गया, कि कम तो नहीं हुआ, है ना? तो अगर आप ये नंबर यूज करो देखने के लिए कि कास्ट आइडेंटिटी का क्या हो रहा है हमारे देश में, और जो कि इंटरकास्ट नंबर पंजाब जैसे एरिया में 15% है और तमिलनाडु जैसे एरिया में 4% है। हाँ, भारत का ओवरऑल नंबर 5% था 2011 सेंसस के दौरान। हाँ, अभी वो हो सकता है 5 से 6 या 7 हो गया होगा और 10 साल में। ठीक है, तो अब 6 या 7% लोग सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज करते हैं इंडिया में। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये सोसाइटी में कास्ट रियलिटी है या नहीं है? हाँ, और ऐसा नहीं हुआ है कि रिजर्वेशन बढ़ने से ये कोई नंबर 10% चला गया था और 10 से वापस आके 5 हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना? पर मुझे लगता है लोग इसके बारे में बोल ज्यादा रहे हैं, लोग आक्रामक ज्यादा हो गए हैं। पर वो तो आक्रामक वैसे भी हैं, आई मीन और भी चीजों पे हो गए ना, बाकी हर आइडेंटिटी को लेकर के लोग आक्रामक हो गए। तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है ये बोलना कि सिर्फ आरक्षण ही एक दोषी है इन चीजों के लिए। पर वो एक जरिया बन गया है, जैसे कि आपने देखा होगा गुजर प्रोटेस्ट हुए थे कुछ साल पहले, या फिर अभी भी चल रहा है राजस्थान में। तो हर तरीके से मांग जॉब्स, और वो हमारी इकोनॉमी को भी दर्शाता है क्या हालत है उसकी। लोगों को सरकारी जॉब चाहिए और उसके लिए ये एक जरिया बन जाता है कि बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। अपने सेक्शन और वहां तो मैं बोलता हूँ, मतलब तुम सारे सरकारी जॉब भी एक कम्युनिटी को दे दो तो किसी एक कम्युनिटी का भी भला नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई भी एक ढंग की कम्युनिटी इंडिया में इतनी बड़ी है कि सरकारी जॉब उसके 2% लोगों को भी मिल जाए तो गनीमत है। ठीक है, इतने जॉब ही नहीं है सरकार में। तो मुझे लगता है कि सरकारी जॉब जो है वो तो पावर शेयरिंग का प्रॉब्लम है, वो और कोई नहीं है। लोगों को लगता है कि एक तरीका है हमारा समाज में पावर और हिस्सेदारी लेने का। तो ये अलग मेरे को लगता है प्रॉब्लम है, जिसका तो शायद हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम और बेसिक एजुकेशन में तो हमारे यहाँ पे कोई फोकस ही नहीं है, जहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, एक तरह से सबको मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आती हैं कि जो हमारी 10वीं 12वीं तक की एजुकेशन है वो इतनी फर्क है, और वो अगर आपके पास में सोसाइटी में पैसे थोड़े ज्यादा हैं या आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि या तो आप घर पे पढ़ लेंगे या आपके घर में माहौल होगा उस टाइप का जिसकी वजह से आप आगे निकल सकते हैं उन चीजों में। तो आपकी फैमिली पे ज्यादा डिपेंड करता है और आपके स्कूल पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो फिर आप राइट टू एजुकेशन जो है उससे आप सहमत है क्या? उसमें तो यही कर रहे हैं ना कि 25% सीट रिजर्व कर रहे हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड आर्थिक सेक्शंस के लिए। हाँ हाँ, वो भी रिजर्वेशन ही है बेसिकली। और लेकिन और उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि उसका तो हमने नतीजे देख लिए, क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली ने किया है एजुकेशन में कि पब्लिक स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ा दी, वो सबसे अच्छा तरीका है। और पब्लिक स्कूल की क्वालिटी बढ़ाने का कोई ये जो प्राइवेट स्कूल में रिजर्वेशन लगाने वाला चीज था राइट टू एजुकेशन में ना, ये थोड़ा कंपलसरी CSR टाइप था कि भाई आप बोल रहे हैं हम तो नहीं कर सकते, अब आपने स्कूल बनाया अब इसमें हम रिजर्वेशन डालेंगे। ठीक है, तो और उसके हमने देखे हैं, मतलब हम उसमें डिटेल में अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई किसी को फायदे नहीं हुए। वो एकदम लीपापोती वाली चीज रही है। और जो हमको दिखता है जिनके फायदे हुए हैं वो है जब सरकार ने अपना काम ठीक से किया है जो कि आपको बेसिक एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए सस्ते में और अच्छी देनी चाहिए, पब्लिकली फंडेड होनी चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि एक ठीक तरीका है।
हाँ, पब्लिकली फंडेड जरूरी है, शायद प्रोविजन सरकार की तरफ से वो जरूरी नहीं है, मतलब जैसे लोग एजुकेशन वाउचर की बात करते हैं, हाँ हाँ, वो भी वो भी हो एक तो भी तरीका है। चलेगा। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में पता नहीं वाउचर कितने अच्छे चले या नहीं चले, पर हम्म हमने एग्जाम्पल एटलीस्ट देखा है कि जहाँ पे सरकार अच्छे स्कूल चला सकती है, इसमें हम्म कोई दो राय नहीं है कि नहीं चला सकती। हम्म हम्म। मुझे तो उस पर बहुत डाउट है सौरभ, पर अरे ठीक हम है। दोनों लोग सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ के निकले हैं। हाँ, नहीं मैं सरकारी स्कूल में नहीं था, हाँ, पर हाँ कॉलेज में तो था। वो हाँ, तो कह मेरा तो सकते। स्कूल भी जो है वो सेमी सरकारी टाइप ही था, तो हाँ, पर और उसमें अच्छा भी ही था। बहुत लेवल होते हैं सौरभ, की जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय से होऊंगा तो ठीक है, केंद्रीय विद्यालय हाँ तो हाँ हाँ, सो सेंट्रल केंद्रीय गवर्नमेंट विद्यालय है। और नवोदय जो है वो कितने अच्छे हैं। हाँ, वो यूनियन गवर्नमेंट चला रही है, फिर कुछ हाँ जैसे बीबीएमपी के स्कूल्स आप देखेंगे तो वो तो इतने अच्छे नहीं है, हाँ हाँ, और उसका तो मैं जिस यूनिवर्सिटी, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में था तो यूनिवर्सिटी स्कूल चलाती थी, तो वो ऑब्वियसली हम्म स्कूल अच्छा ही था। वही, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सौरभ, थोड़ा भारत के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन हम लोग थोड़ा और ऊपर उठते हैं, भारत को छोड़ दें, तो हम लोग देखेंगे ये अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं वो एक आवंटन कर रहे हैं, किसी चीज का बंटवारा कर रहे हैं, और वो चीज में हमेशा तंगी होगी। या तो पैसे की बात करेंगे, या फिर सीट की बात करेंगे। तो उसमें हम लोग आवंटन किस तरीके से करें, उसके क्या क्या अलग तरीके हैं, वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बहुत अच्छी किताब है डेब्रा स्टोन की, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर, पॉलिसी पैराडॉक्स, मेरी हम्म पसंदीदा किताब है। मैं, कोई भी मुझसे पूछता है पब्लिक पॉलिसी मुझे जानना है तो कोई किताब रेकमेंड कीजिए, मैं हमेशा ये किताब बोलता हूँ उन्हें। तो उसमें एक चैप्टर था ये इक्वालिटी पे, समानता पे, और उन्होंने ये चर्चा की कि किस तरीके से आवंटन हो सकता है, और वो कहती है 9 तरीके हो सकते हैं आवंटन वो के। तुम अपनी, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी स्लाइड भी है ना, दिखाओ ये, तो आप यूट्यूब पे भी जाता है हमारा पॉडकास्ट, तो जो देख रहे हैं वो लोग देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो हाँ, तो सौरभ, मान लीजिए आपको एक केक है आपके सामने, और आपको उसको कई हिस्सों में बांटना है, तो आप किस हम्म तरीके से करेंगे उसको, क्या क्या हो सकते हैं। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक क्लास में हैं, ठीक है, और हम्म आप टीचर हैं, और आपकी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, और आपको एक केक है वो बांटना है स्टूडेंट्स में, तो आप किस हम्म तरीके से बांटेंगे। सबसे सिंपल तरीका है सब में बराबर बराबर बांट दो। हाँ, ठीक बिल्कुल। है। तो उससे कहते हैं दूसरा, मेंबरशिप हाँ, तरीका। मतलब अच्छा, आपने बताया कि इस क्लास में जितने भी लोग हैं उन्हें हम लोग बराबरी में बांट देंगे। अब ठीक। आप कहेंगे कि ये तो एकदम बराबरी वाली बात है, ये हम्म इसमें आप क्या बराबर नहीं कर रहे हैं वो आप सोचिए। हाँ, अब जैसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ज्यादा खद्दू है उसको थोड़ा ज्यादा दे दिया जाए, जो बेचारा है जिसकी जो कम खाता है उसको कम दे दिया जाए, या फिर अगर कोई केक पसंद नहीं करता है तो उसका केक जो है बाकी लोगों में बांट दिया जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेट हम्म, करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं चीजें। हाँ हाँ, नहीं सबसे बड़ी इसमें जो बराबरी नहीं हो रही है वो ये है कि आप सिर्फ इस क्लास के लोगों को दे रहे हैं केक। हाँ, तो केक जो हम्म, बाकी के क्लास वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे, यार मुझे क्यों नहीं दिया। है ना। अच्छा, तो हाँ, ये भी बात है। यही, ये आरक्षण में भी यही बात होगी ना, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सिर्फ हिंदू रिलीजन के लोगों को कास्ट रिजर्वेशन है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। तो वो बिल्कुल। एक तरीके, तो ये भी जो आप कह रहे थे जो सबसे समझने में आसान बात है बराबरी के तौर पे, वो भी किसी और तरीके से बराबर नहीं है। तो ठीक। वो मेंबरशिप बेस्ड हो। दूसरा होता है मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम्म उसमें तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप इस चीज को डिजर्व करते हैं कि नहीं, उस बेसिस पर आप कह सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं कि अगर आपने अच्छे नंबर लाए हैं पिछले 10 टेस्ट में तो आपको हम्म केक का बड़ा हिस्सा मिलेगा, और आपने हम्म। बुरे नंबर लाए हैं तो आपको बुरा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है। अब कोई बोल सकता है कि लेकिन मैं स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा था तो मेरे को क्यों नहीं दिया, कोई पढ़ने में ही अच्छा था तो सिर्फ उसी को मिलेगा क्या? हम्म, बिल्कुल। तो ठीक है। ये आ गया प्रॉब्लम मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और मेरिट आप किस तरीके से डिटरमिन करते हैं वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है ना। और ये आप, हम लोग देखते हैं एग्जाम सिलेक्शन में भी, अब जैसे आप यूपीएससी एग्जाम ही देख लीजिए, आप लोगों को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं,
और उनका आप मेरिट कैसे जज करते हैं? आपको कुछ चीजें रटनी है, आपको क्या पाली सब्जेक्ट से भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। आपको पाली जानने से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का क्या नाता है? कैसे कह सकते हैं आप वो मेरिट बेस्ड सही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है यूपीएससी ने सिर्फ एक ये तरीका निकाला कि एटलीस्ट आप जान पहचान से यूपीएससी में आसानी से नहीं घुस सकते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका कोई फायदा नहीं होता है, पर एटलीस्ट आसानी से नहीं घुस सकते। तो आपने जो ये एक कनेक्शन वाला चीज होता है उसको हटा दिया, कुछ लाए तो नहीं। और मुझे लगता है यार ज्यादातर लोग लायक ही होते हैं। आप कोई भी चीज अच्छे से करते हैं तो आप दूसरी चीज भी शायद ठीक से कर लेंगे। कोई ब्यूरोक्रेसी करना कोई रॉकेट उड़ाने जैसा तो नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तो नहीं मानता सौरभ, आप नहीं मानते ऐसे? ब्यूरोक्रेसी बहुत, आप नहीं नहीं, सोचिए आप। कौन सा आपको सीधे जॉब में डालते हैं? आपको सिलेक्ट किया जा रहा है ट्रेन करने के लिए, ब्यूरोक्रेट बनने के लिए। कौन सा पर आपको हाँ, 3 साल की ट्रेनिंग मिलती है अच्छे से, तो मेरे को तीन लगता है साल की। हाँ। पर तो 3 साल के बाद आप सीधा एक डिस्ट्रिक्ट के हाँ मतलब बिल्कुल सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यूजुअली मेरा मानना तो होता हो कि अगर आपको वो ट्रेनिंग में फेल भी होने लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो ट्रेनिंग में घुसने का एंट्री क्राइटेरिया प्लस एग्जिट क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि अब ट्रेनिंग के बाद अब आप लायक हो गए हैं कि नहीं। ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ। पर आपको लगा है क्या कि मतलब मैंने तो ज्यादातर मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सारे आईएएस ऑफिसर सही में मतलब भले ही वो पाली पढ़ के आया हो, चाहे हिस्ट्री चाहे फिजिक्स, सारे होशियार होते हैं। तो शायद ये मेरा जो इतना हमारी एक समझ भी है वो भी, हाँ। हाँ वो भी मुझे लगता है कि, तो मुझे लगता है यार लोग यूजुअली लायक होते हैं अगर उनको, हमारी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी है बाय द वे आईएएस ऑफिसर्स की। तो ये सरकार जो है छोटे लेवल पे सब कुछ अच्छा कर लेती है। नहीं, तो मैं, पर मुद्दा यही है सौरभ कि आप मेरिट कैसे दरमिया करते हैं ना। तो अगर आप कहते हैं कि सपोज आप कहते हैं कि आपका डीसी बनेंगे आप, उसमें आपका मेन काम रहेगा लोगों से आपको बात करना है, मांडवली करनी है ना, बिल्कुल। वही और करना है। हाँ, और तो पहले अगर और वो भी नहीं, पहले 4-5 साल आप ये करेंगे, फिर आपको किसी पीएसयू का सीईओ बना देंगे, फिर हाँ थोड़े टाइम के बाद कुछ और बना देंगे। हाँ, तो आप हरफन मौला। शायद, हाँ तो हरफन मौला अगर आपको बनना है तो शायद आपकी जो टेस्ट है वो भी हाँ हरफन मौला टेस्ट होनी चाहिए ना। शायद आपको बिल्कुल जज बिल्कुल। करे कि आपका लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, या हाँ फिर जो जज जरूर। करे कि आप प्रेशर में कैसे चीजें हैंडल करते हैं, जैसे हाँ? हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। अथॉरिटी को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम्म। वो चीजें शायद ज्यादा जरूरी है मैं कहूंगा उस चीज में, जैसे ना कि आर्मी के आप। सिलेक्शन में तो काफी कुछ ये सब जज किया जाता है ना। बिल्कुल हाँ, आर्मी के सिलेक्शन में आपको दौड़ना ही है, इतने किलोमीटर आप रह हाँ सकते हैं कि नहीं, 15 दिन भूखे, वो सब टेस्ट है। पर इसमें तो मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है, मेरिट कैसे आप बताते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों ने चर्चा की उसमें। ठीक है, तो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन है रैंक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कहते हैं कि जो सोसाइटी में आपकी रैंक है एज से डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर जेंडर बेस्ड भी इसमें डाल सकते हैं, उस तरीके से आपको अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कोविड-19 वैक्सीनेशन है, वो उसमें आपका आवंटन में जो वैक्सीन है वो बहुत उसमें तंगी है, आपको डिसाइड करना है कि किन लोगों को पहले दिया जाए। तो आपने उसमें रैंक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपने बोल दिया कि जो बूढ़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको पहले दिया जाए, है ना। तो बिल्कुल। वो रैंक बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप कह सकते हैं कि वो इक्वल है एक तरीके से, पर कई तरीके से बराबरी भी नहीं है। जैसे आप ही ट्वीट कर रहे थे कि क्यों जो लोग हैं जो इकोनॉमी चला रहे हैं उनको क्यों नहीं मिल रहा है वैक्सीन। बिल्कुल और मेरे को लगता है कि आई मीन वो लोग ज्यादा वनरेबल हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन फैलाने का काम तो ज्यादा यंग लोग कर रहे हैं। अगर हम फैलाना रोक दे तो उससे भी बुजुर्गों का हेल्प ही होगा ना। तो हाँ। हम दोनों तरह से देख सकते हैं, पर ठीक है, मैं उसके कोई खिलाफ, और खासकर मेरा तो ये मानना था क्योंकि अभी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो फिर बढ़ा ही दो। बिल्कुल। तो ये तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका होता है ग्रुप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हम लोग जो सब हम बहुत समझते अच्छे ही से हैं। समझते हैं। हाँ, जो
कास्ट एक ग्रुप है, वैसे ही अलग बिल्कुल। ग्रुप हो सकते हैं, उसके तौर पर आप ये जो आवंटन है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 तरीके पहले हो गए। फिर 5वां तरीका होता है आप जो जिस चीज का आवंटन कर रहे हैं उसकी बाउंड्री ही बढ़ा दें। तो जैसे कि आप कहें आपको सपोज सरकार पैसे दे रही है रूरल एरियाज में क्योंकि फसल ठीक से नहीं हो, तो आप कह सकते हैं कि अरे मैंने, अगर आपने पिछले 5 साल में सरकार से लोन लिया है कृषि के लिए, तो मैं आपको कम दूंगा इस रिलीफ इस साल। और जो लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया था पिछले 5 साल में, शायद उन्होंने लोन भी नहीं लिया था, शायद कुछ भी उनको सब्सिडी नहीं मिली थी, उनको मैं लोन इस साल जो रिलीफ है जो वो कि ज्यादा दूं। हमारे आरक्षण में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो बनाया गया था कि एक बार मिल गया है तो दोबारा नहीं देंगे, या एक्सक्लूड कर दें अगर आपके पास पैसे हैं वगैरह। बिल्कुल। तो आपने जो चीज जिसका आवंटन कर रहे थे, ये जैसे आपको 1 लाख रुपए देने थे 10 लोगों में, उससे एक्सपैंड कर दिया है। और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में आपको और कुछ चीजें सरकार से मिली थी कि नहीं, है मिली ना? थी कि नहीं, ठीक। तो ये आपने बाउंड्री एक्सपेंड कर दी, ये अलग तरीका। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लोग कह सकते हैं कि मैंने पिछली बार जो किया था उससे अभी क्या लेना देना। बिल्कुल कोविड-19 में आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मुझे कितना नुकसान हुआ है, मैंने बिल्कुल। पिछले 10 साल में क्या किया सरकार के साथ, वो आप क्यों इस बारे में ला रहे हैं। तो ये भी और जैसा जो कास्ट में रिजर्वेशन के लोग जो क्रीमी लेयर का अपोज करते हैं, उनका तो एकदम एक अलग आर्गुमेंट होता है कि जब तक आप मल्टी जनरेशन नहीं दोगे बेनिफिट, तब तक एलीट डेवलप ही नहीं होगा उस सोसाइटी का। तो अगर आप एक एक करके सबको देते रहोगे, तो जैसा एक स्प्रे एंड प्रे होता है ना, कि आपने थोड़ा सा फर्टिलाइजर बहुत जगह पे फैला दिया तो उससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप थोड़ी जगह दोगे तो एक बड़े पेड़ बन जाएंगे। तो उनका एक अलग वो है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में एलीट डेवलप हो, तो उसके लिए आपको मल्टी जनरेशन देना चाहिए। तो ये अलग आर्गुमेंट है। सौरभ, मेरी समझ में आ रहा है कि आप खेती बाड़ी में और रुचि दे रहे हैं आजकल। ठीक है। अच्छा, तो छठा तरीका ये है कि आप जो चीज जिस चीज का आवंटन कर रहे हैं उसकी आप उसका मूल्य देखें जिसको आप दे रहे हैं, और उस तरीके से आप आवंटन कीजिए। जिनको ज्यादा मूल्य दिखता है उसमें, उन्हें ज्यादा ये डिस्ट्रीब्यूट करें। जिनके लिए मूल्य कम है उन्हें कम दे। जैसे कि अगर आप वापस उदाहरण ले लीजिए, आपको 1 लाख रुपए देने हैं 10 लोगों को, और 10 फैमिलीज को ले लीजिए, और आप अगर देखें कि उनमें से 3-4 फैमिलीज हैं जिनकी इनकम शायद 15 लाख है, तो उनके लिए आप 10,000 रुपए देके उसका क्या मूल्य है, उनके लिए ज्यादा है नहीं। तो आप जिन लोगों को ज्यादा मूल्यवान लगेगी वो चीज, उन्हें ज्यादा मात्रा में दें, और जो लोगों को नहीं लगेगी उन्हें कम मात्रा में दें। तो आप अगर हम देखें, जो हम लोग का टैक्स बेस्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, वो इसी के कारण इसी इस तरह बेसिस है। पे। ठीक। तो ये वैल्यू हो गया। अब सातवीं चीज ये है कि आप कंपटीशन करवाएं। आप कहें लोगों को कि देखिए, सबसे बेहतर तरीका ये है, पिछली बार जो हुआ, पिछले सदियों से जो हो रहा है उसे आप भूल जाइए। अभी हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसको हम लोग ये चीज आवंटित कर देंगे। तो या इसमें ये जैसे कभी कभी लोग करते हैं ना, क्लास में केक रखते हैं और बोलते हैं जो आके ले जाए उसका। तो इसमें भी आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कंपटीशन किस चीज का करवा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं कि कंपटीशन भी शायद बराबरी नहीं लाता, क्योंकि जो लोगों को पहले से नुकसान हुआ है या एक तरीके से उन्हें नहीं जो देखा क्लास में गया आगे वो। बैठे हैं वो फटाफट पहुंच जाएंगे केक के हाँ। पास। बिल्कुल। हाँ, 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 तो वो हो गया। ठीक है, तो एक हम्म, कंपटीशन। फिर होता है लॉटरी। आप कह हम्म, सकते हैं कि ठीक है, ये सब चीजें आप भूल जाइए। हम लोग ना तो कंपटीशन करवाते हैं, ना आपकी क्षमता को देखते हैं। हम लोग एक चिट डाल देते हैं, और जिन 10 बिल्कुल। लोगों का नाम आएगा उन्हें एक केक मिल छोटा सा जाएगी। केक है तो 10 पीस दे दो, बजाय इसके कि 100 लोगों को छोटा छोटा पीस देना है। तो 10 लोगों की हम्म। लॉटरी निकालेंगे, वो ठीक से केक खा लें। हम्म। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी मतलब बाकी 90 को लगेगा कि हमारी लॉटरी नहीं हाँ। निकली, पर ठीक है, ये प्रॉब्लम तो हाँ। है, पर ये एक तरीका भी है। अगर मान लो छोटा सा ही केक है तो फिर क्या कीजिएगा। हाँ। ठीक है, तो ये लॉटरी हो गया। और 9वां सोल्यूशन ये होता है वोटिंग।
तो आप कह सकते हैं कि आप कि देखिए क्लास में ये लोग सब वोट करके 10 लोग चुन ले, उन 10 को केक क्लास क्लास ही चुनेगा। हाँ, तो क्लास चुन या ले फिर आपस में वोट क्लास करके। मिलके एक क्लास लीडर चुनेगा और क्लास लीडर बताएगा कि कौन 10 कि लोग हैं। कौन 10 लोगों को, वो इनडायरेक्ट वोटिंग हो गई। हाँ, तो हाँ। वो हो सकता है। तो आप इसमें भी प्रॉब्लम्स तो है ही, वो तो सब लोगों को पता ही होगा। तो आप देखिए ये 9 सिस्टम है। हर ये मुझे नहीं लगता कोई 10वां सिस्टम है आवंटन करने का, लेकिन ये 9 चीजें हैं और 9 हर चीज में आप किसी चीज को इक्वलाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी और कोई चीज है जिसमें बराबरी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं। और ये एक वोटिंग में एक प्रणय, एक एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम होती है, जिसके लिए केनेथ एरो को नोबेल प्राइज भी मिला था। और उन्होंने उनकी थ्योरम, आई मीन हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी थ्योरम ये बोलती है कि आप किसी भी तरीके का वोटिंग सिस्टम ले लें तो वो किसी ना किसी तरह से इम्परफेक्ट होगा। हाँ। और उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि भाई हमेशा कोई भी वोटिंग, चाहे आप जैसे हमारे प्रेसिडेंट की जो है वो प्रेफरेंस सिस्टम होता है, या फिर साउथ अफ्रीका में प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है, हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट की भैया जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाएगा। तो चाहे, लेकिन कोई भी वोटिंग का तरीका हो उसमें कोई ना कोई खामी होगी ही होगी। यानी कि कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा कि शायद कोई ऐसा आदमी जीतेगा जिसको सब लोग नहीं जिताना चाहते थे। हाँ। हमेशा ऐसा केस आएगा। इसीलिए फिर वोट में हम आप वोट कटुआ लगाते हैं। इतने सारी जो वोटिंग इलेक्शन मैनेजमेंट की इंजीनियरिंग है वो इसीलिए क्योंकि सारे वोटिंग सिस्टम इम्परफेक्ट है। परफेक्ट वोटिंग सिस्टम हो तो फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़े। इसी तरह मुझे लगता है एक सोशल इक्विटी की भी कोई एरो थ्योरम छुपी है और एक नोबेल प्राइज छुपा हुआ है। कहीं पे कोई किसी दिन मैथमेटिकली प्रूव करेगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो कोई एक ऐसा भी सिस्टम बनाइए उस वो इम्परफेक्ट ही होने वाला है। ये मैथमेटिकली मुझे लगता है कि प्रूव हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एज ए सोसाइटी आप सिर्फ पॉलिटिकली नेगोशिएट कर सकते हैं कि कौन सी इम्परफेक्शन आपके लिए एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो इसी के ऊपर थोड़ा और थियराइजेशन भी हुआ है सौरभ। जैसे एक बहुत अच्छा पेपर आया था 2-3 साल पहले, मैं लिंक करूंगा, नेचर मैगजीन जो है, नेचर जर्नल जो है, उसमें तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने क्रॉस कल्चरल स्टडीज की, उन्होंने ये भी किया साइकोलॉजिकली लोगों से इंटरव्यूज भी किए वगैरह वगैरह, और उससे उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि हम लोगों की ये टेंडेंसी होती है, प्रेफरेंस ये है कि हम लोग निष्पक्षता चाहते हैं, समानता नहीं। और अगर हम लोगों को इनमें चॉइस करनी पड़े तो हमें चाहिए कि निष्पक्ष हो सिलेक्शन, ना कि सब लोगों को बराबरी से हर चीज आवंटित की जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इन 9 चीजों में देखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा निष्पक्ष लगती हैं लोगों को कंपेयर टू अदर्स। तो जैसे आप देखें लॉटरी वाला सिस्टम है, वो हम लोगों को लगता है कि यार ठीक है, हम लोगों को, जो लोगों को लॉटरी नहीं मिली वो लोगों को बुरा तो लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये निष्पक्ष सिलेक्शन था, इसमें कोई धांधली नहीं थी। तो लेकिन एक हमेशा लॉटरी। चलता नहीं है ना। अब हम लॉटरी से तो अपने विधायक नहीं चुन सकते ना। जबकि वैसे मेरा एक सजेशन है कि नॉमिनेटेड मेंबर की जगह लॉटरी मेंबर होने चाहिए 2-3। ये एक अच्छी चीज है सोसाइटी के लिए कि कुछ लोग तो लॉटरी से आने चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे 500 लोगों को लॉटरी मार के लाएंगे तो आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी चलने वाली है? बिल्कुल, तो वही है, हर चीज आपको देखना है इन 9 में से कौन सी चीज अप्लाई करती है। तो प्रश्न क्या है आपका, उसके ऊपर ये आंसर डिटरमिन होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से आपको पता नहीं है आप क्या चीज आवंटित करना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट लॉटरी एक ऐसा सिस्टम है जो थोड़ा निष्पक्ष लगता है। दूसरा एक और निष्पक्ष चीज जो लगती है, इक्वल हाफ्स। तो अगर आपने हर चीज को बराबरी से बांट दिया तो वो भी लोगों को जनरली लगता भले है ही कि ये सबको निष्पक्ष कम है। कम मिले लेकिन लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। हाँ, हाँ। तो ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो शायद निष्पक्षता ज्यादा झलकती है इसमें, और शायद लोग और एक्सेप्टेबल मानते हैं इसे। लेकिन हाँ, उससे आपका नहीं, वो अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल सी बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा बेहतर फिट है, वो तो आपको सोचना पड़ेगा। और ठीक है प्रणय, ये तो आज की बड़ी, मेरे को लगता है हमने इतनी सारे डिस्कशन किया जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाला हमने।
तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छे डिस्कशन होते हैं जिसमें हमारे जो सुनने वाले हैं उनको निष्कर्ष, कुछ अगर उनको लगता है वो निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो जरूर हमें बताएं। हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा सुन के कि अगर कुछ आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है। प्रणय ने बहुत अच्छे से ये जो 9 तरीके बताए, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो जरूर अपने सुझाव दीजिए। अभी हम यूट्यूब पे भी हैं, जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं, और जो भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर रहे हैं उस पे प्लीज हमें रेट कीजिए और बताइए हमारा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। शुक्रिया। थैंक यू।